बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर के साथ में हूँ आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आज़म। नाजरीन, सबसे बड़ी ख़बर तो आज ये है कि परेड ग्राउंड में पीटीआई का बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। उसके बाद ही डिसाइड होगा कि क्या होता है, आया ये पावर शो था या ठोस प्रोग्राम था। साथ ही दूसरी तरफ पेट्रोलियम एसोसिएशन ने भी अनाउंस कर दिया कि 18 जुलाई को हड़ताल की कॉल दे दी है। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक फ़ारूक अवान साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आबिद नसीर साहब तो साथ हैं ही हैं, तो मैं सबसे पहले चलती हूँ आबिद साहब की तरफ, उनसे पूछती हूँ कि सर ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं क्या आपको नजर आता है? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया फजाइल साहबा। आज जो पीटीआई का जलसा होने जा रहा है वो जैसे भी होगा, लेकिन ना एक बड़ी अफसोसनाक बात है, जब इमरान खान साहब काम कर रहे थे तब नून लीग ने और पीडीएम की तमाम जमातों ने सॉरी वो काम करने नहीं दिया। लेकिन अब जब नून लीग या पीडीएम मिल के काम करना चाह रही है, कुछ भी हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं, मैं कतन हालात की फेवर में नहीं हूं। मैं अवाम का जो दर्द है ना जगह जगह महसूस करता हूं। मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था, अवाम को बेजुबान कर दिया गया है, अवाम से उनके लफ्ज छीन लिए गए हैं, अवाम से उनके एहसासात जज्बात बेचारों के मलिया मेट कर दिए गए हैं, अवाम को बुरी तरह दीवार से लगा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जब तक तमाम सियासी जमातें पीटीआई समेत मिल के मुल्क के हक में बात नहीं करेंगी, मुल्क नहीं संवरेगा। मुल्क सही समत में नहीं चल सकता जब तक तमाम जमातें सिर्फ मईशत को मजबूत करने के लिए काम नहीं करेंगी। सबको अपनी सीट, सबको अपने इक्तदार, सबको अपने पैसे, सबको अपनी करप्शन की फिक्र है, सबको अपनी तिजोरी की फिक्र है, सब इसी फिक्र में लगे हुए हैं। दोबारा इक्तदार मिले, दोबारा से वही पीरनियां आए, दोबारा से वही तरह के मामलात हों, उसी तरह दोबारा से अथॉरिटी मिले, सारे अथॉरिटी के भूखे हैं। आई एम सो सॉरी टू से, मैं जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी मुझे लगता था कि ये बंदा हमें संभाल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे वादे ठोस होकर रह गए। और अब जब पीडीएम को हम लेकर आए, इन्होंने भी अवाम के साथ अच्छा नहीं किया। बहरहाल मलिक फारूक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये पीटीआई में बड़े मुतहर्रिक हैं, इनसे पूछते हैं कि मुहर्रिकात क्या है मलिक साहब, कि आखिर ये सारा ठोस प्रोग्राम चल क्यों रहा है? अवाम को इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखा के आप लोगों ने किया क्या है अवाम के साथ? मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर शो। जी, सबसे पहले तो मैं आबिद भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। तो जैसे आपने कहा, तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर इमरान खान ये जैसे ना करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर ना आती, जगह जगह ना करते, तो यकीन करें इन 2 माह में आपने देखा जिस तरह महंगाई का तूफान आया। आज पूरी अखबारों आप अखबार उठा लें, न्यूज़पेपर की हर जो बड़ी सुर्खी है महंगाई के बारे में लगी हुई है। तो 2 माह में इन्होंने हमारा मुल्क बेच देना था। मैं तो अभी भी इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सलाम पेश करता हूँ जो सड़कों पर निकल आए, जो घरों से निकल आए। और आज भी आप देखें इंशाल्लाह परेड ग्राउंड में आज एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। मलिक साहब, आप इस बात पे सलाम क्यों नहीं पेश करते कि आपने IMF से ऐसे मुआहदे किए जो इस कौम के गले की हड्डी बन गए हैं? IMF से अगर हम तारीख देखें तो हमारी पिछली हुकूमतें जितनी आ रही हैं उनसे मायदा करती आ रही हैं, लेकिन हमने जब IMF से वास्ता इमरान खान का पड़ा तो हमने उनकी शराइत उस तरह नहीं मानी जिस तरह ये पिछली हुकूमत वाले मानते थे। हम उनको अपनी इस लाइन पे लेके आ रहे थे जहाँ पे हम अपनी खुददारी भी रखना चाह रहे थे, हमारी खुददारी भी रहती है, हमारा मुल्क भी रहता और हम पे मजीद कर्जे भी न चढ़ते। मलिक साहब, आप अपनी जो लास्ट वाले 3-4 हफ्ते हैं उसमें तकरीबन कौम का गालिबन 100 अरब रुपए जा रहा था। 100 अरब, 200 अरब, 400 अरब, कहां से कौम में देने थे वो पैसे कत्ल की मद में? आपने अभी कल परसों एक रिपोर्ट आई FBR की, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 6000 बिलियन से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। इसका मतलब सरमायाकार, ताजर, लोगों का एतमाद हमारी हुकूमत पर था तो उन्होंने इतना टैक्स दिया। तो जब देखिए, जब लोगों का हम पर एतमाद था, लोग हमें टैक्स दे रहे थे, हम उनको टैक्स नेट में लेके आ रहे थे, हम उनको जो हमारे सनतकार थे उनको हम बड़ी अच्छी स्कीम्स भी दे रहे थे, एमएनसी भी उनको दे रहे थे, तो वो तो हमारे साथ खुश थे। इनको फिक्र ये थी कि इमरान खान मुल्क को एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहाँ पे मुल्क हमारा तरक्की याफ्ता होगा, लोग खुशहाल होंगे।
ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی. اچھا ملک صاحب، آپ نے رپورٹ کی بات کی، MIT کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان شمسی توانائی سے 92% اپنی بجلی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان صرف 1.16% بجلی شمسی توانائی سے پیدا کر رہا ہے. کیا یہ عوام پر ظلم نہیں ہے کہ آپ اتنے مہنگے ذرائع استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے 3.5 سال میں کوئی کام نہیں کیا اس حوالے سے، ایون کہ آپ نے مرمت بھی نہیں کروائی. آپ ایسے نہ کریں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 10 بڑے ڈیم بننے جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے ڈیم چھوٹے پروجیکٹ جو ہمارے صوبہ صاحب میں کام کر رہے تھے وہ لاتعداد تھے. ہم بجلی پیدا کرنے میں انشاءاللہ اگلے 3-4 سالوں میں جو بھی بجلی کا وہ بنے گا وہ ہماری حکومت کا ہی مرہون منت ہوگا. اور آپ کسی کی بات سولر پہ، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ ہم کام کر رہے تھے اور اس میں ہم نے مزید کام کرنا تھا، اور ہم ایسی چیزیں اور جو متبادل ذرائع استعمال کر رہے تھے تاکہ ہمارا انحصار بجلی کے معاملے میں، انرجی کے معاملے میں کم سے کم ہر جگہ پہ. ملک صاحب یہ فرما دیجئے، آپ نے کوئی شمسی توانائی کا منصوبہ لگایا؟ نہیں، ہم نے جو منصوبے تھے ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں کامیاب کیا، ان کے اوپر ہم نے پیسہ لگایا. 1-2 بے شک وہ پچھلی گورنمنٹ کے بھی تھے لیکن ہم نے روکا نہیں. ملک صاحب دیکھیے، تیل، کوئلہ اور گیس کے ذریعے پاکستان میں اس وقت 68% بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ تینوں ذرائع عوام برداشت ہی نہیں کر سکتی. ہمارے لیے جو بجلی جو ہم پیدا کر سکتے تھے، یا تو ہم اپنے پانی سے فائدہ اٹھاتے، وہ عمران خان بالکل کر رہا تھا، اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا. شمسی توانائی والے معاملے میں بالکل اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے تھی، اور میرا خیال اس میں ضرور دی گئی ہوگی. کافی چیزوں پہ سبسڈی دی گئی تھی، اور یہ جو آپ دیکھ لیں اب سولر تو جگہ جگہ پہ لوگوں نے لگایا ہوا ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ یہ سولر نہ ہوتا تو شاید بجلی کا اس سے بھی زیادہ بحران کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا. نہیں ملک صاحب، لیکن یہ سولر سسٹم جتنا مہنگا ہے عام آدمی تو افورڈ کر ہی نہیں نہ سکتا. اب اس حکومت نے سوچا ہے تھوڑی سبسڈی دی جائے، کوئی قرضے دیے جائیں، لیکن قرضوں پر کہاں ملک چلتے ہیں؟ آپ نے بھی قرضوں کے پیچھے لگا دیا عوام کو. اب یہ حکومت آئی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے قرضے دیتے ہیں. اس طرح آپ سیلف ڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے کیوں نہیں کام کرتی حکومتیں؟ عابد بھائی، یہ جو 2 ماہ اس حکومت کے ہیں، انہوں نے تو پچھلے 70 سال بلا دیے ہیں. انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں اتنا عوام کا کچومت ہی نکلا جو ان 2 ماہ میں نکل گیا. ملک صاحب مجھے نا آپ سے، چونکہ آپ کافی ایکٹیو ہیں PTI میں، جنوبی پنجاب میں آپ نے بڑا سنبھالا دیا ہوا ہے معاملات کو، مجھے یہ فرما دیجئے کہ یہ اصل پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام لگانے کی سیاست چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ PTI نے مار دیا اس ملک کو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے مار دیا. نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم اس وقت IMF کے چنگل سے نکل ہی نہیں سکتے. آپ سارا کچھ لکھا کے سائن کر کے چلے گئے اور اس کے بعد ہمیں منوان ان چیزوں کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے. جی عابد بھائی، ہماری ترقی کی جتنے سروے تھے، اقتصادی سروے تھا، میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں شکر الحمدللہ وہ مسلم لیگ نون کے جو ابھی حکومت میں لوگ ہیں انہوں نے پڑھا. GDP آپ دیکھ لیں، کوئی ادارہ خسارے میں سے جو تھا وہ ہم نکال بھی رہے تھے، اس کو منافع میں بھی آ رہا تھا. ہر جگہ ہر ادارہ ہمارا ترقی کی طرف تھا. ملک صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے اگر عمران خان 2 مہینے اور رہ جاتا ملک دیوالیہ ہو جاتا. ملک تو انہوں نے دیوالیہ انہوں نے کیا ہے، نون لیگ والوں نے کیا ہے. اب آپ کے سامنے ہے، ان سے تو ملک سنبھالا ہی نہیں جا رہا. چلے فضائل، آپ کیا پوچھیں؟ ملک صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں 22 جولائی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ شہباز شریف سپیڈ بریکر بن گیا ہے. یہ ترقی کی راہ میں سپیڈ شریف نہیں بلکہ میں سے سپیڈ بریکر کہہ دیا اس کو کہ اس نے جو ہماری ترقی روک دی ہے. پاکستان جو ایک ترقی کی طرف گامزن تھا، انہوں نے اس کے آگے ایک بہت بڑا بریکر بنا دیا ہے. ملک صاحب آپ 22 جولائی کو کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہونا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ملک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دھاندلی کرنے کی الیکشن کمیشن ان کے ہاتھوں کا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کے بندے لگائے ہوئے ہیں. ان کی انتظامیہ ہر طرف وہ سپورٹ کر رہی ہے. پوری طرح یہ اس میں دھاندلی کرنے میں ملوث ہے. یہ 10,000 15,000 ووٹوں جعلی ووٹ ڈالنے کے چکر میں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیلاب آیا ہوا ہے.
लोग बेचैन है। मलिक साहब आप हमारे साथ लाइन पे रहे, हमारे साथ PMLN से मोहम्मद आसिम बाजवा साहब भी लाइन पे मौजूद है, हम उनको भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत शुक्रिया जी। आसिम बाजवा साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? पेट्रोल का, मुल्क का क्या दिवालिया बनाते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश इस तरह है कि आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, और पूरी दुनिया जानती है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई MOU साइन होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट किसी फर्द के दरमियान नहीं होते, वो इदारों के दरमियान और स्टेट टू स्टेट या किसी स्टेट और इंस्टीट्यूशन के दरमियान होते हैं। ठीक है। जो इनके MOUs IMF के साथ इमरान नियाज़ी साहब की गवर्नमेंट ने तय किए, IMF के साथ तय किए कि हम पेट्रोल की कीमत को 310 रुपए के ऊपर ले जाएंगे और जो डॉलर है उसको भी 200 से ऊपर लेकर के जाएंगे। अच्छा आसिम बाजवा साहब, आपसे आपके ज्वाइन करने से पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक फारूक आवान साहब। उनसे हम यही सवाल रख चुके हैं, उन्होंने डिनाई किया है कि हमने ऐसी कोई डील नहीं की। मलिक साहब जवाब दीजिए आप आसिम साहब का। जिसपे हमारी खुददारी पर कोई सवाल उठता हो, या हमने मुल्क को बेचा हो, या हमने अपने कौम को बेचा हो, या इमरान खान ने कौम से झूठ बोला हो। इमरान खान ने तो हर चीज कौम पर वादिया की और उनको बताया। IMF से भी हमने यही, अगर हमारे डायलॉग हुआ है तो उसमें हमने वही चीज की जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए थी। आसिम साहब सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किया बिल्कुल सुन रहा हूँ, इनकी जो बातें हैं वो बेसलेस है। आसिम साहब चले मान लेते हैं कि PTI ने मुआहदे तय किए, चीजें डिसाइड की, क्या आधे घंटे के बाद मान तो नहीं रहे ना? नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि PTI ने मुआहदे कर लिए अकॉर्डिंग टू PMLN। आप लोग कहते हैं कि वो लोग मुआहदे करके आए हैं और हम लोगों को वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक हो गया? अगर हम ये भी मान लेते हैं क्या PTI ने ये भी डन किया था कि हर आधे घंटे के बाद लोड शेडिंग होगी हमारे साथ? हाँ सवाल अच्छा। हाँ, इसका मैं जवाब देता हूँ। जब 4 रुपए डॉलर के हिसाब से LNG मिल रही थी, $4 के हिसाब से उसकी जो भी रेशो है, लेकिन इन्होंने उस वक्त उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, और जो कारखाने बिजली बनाने के हैं उनके लिए जो फ्यूल चाहिए उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, तो अल्टीमेटली वो जो बिजली बनाने वाले कारखाने हैं वो बंद है, और LNG के टर्मिनल पे वहां पे LNG नहीं पहुंच पाई। तो यकीनी तौर पे जब कोई फ्यूल नहीं मिलेगा तो जो कारखाने हैं वो तो बंद हो जाएंगे। ये रीजन है, इस वजह से अब पाकिस्तान के पास, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो ना गैस है इतनी वाफर और ना ही जो दूसरा ईंधन है वो मौजूद है जिससे हम बिजली के बाजवा साहब, लेकिन इतने ही सोर्सेज में हमें PTI लाइट दे रही थी, उनके टेन्योर में हमारे लोड शेडिंग नहीं होती थी। मैं अर्ज करता हूँ, उस वक्त भी लोड शेडिंग थी, ये नहीं है उस वक्त लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन अब चूंकि डिमांड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा लोड शेडिंग जो है उसको कंट्रोल। बाजवा साहब, PMLN के आते साथ ही क्या आवाम बढ़ गई है, क्या तादाद बढ़ गई है, क्या हो गया? अप्रैल में ज्यादा गर्मी थी, मार्च अप्रैल में ज्यादा गर्मी थी बाजवा साहब। सर मार्च अप्रैल में कोई ऐसी गर्मी नहीं थी। एक और बात मैं इसी रेफरेंस के साथ करना चाहूंगा, मेरी बात जरा गौर से, मैं टेक्निकल और लीगल बात करने जा रहा हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और बीइंग पॉलिटिकल वर्कर। जो शख्स चाहे वो मिनिस्टर हो या वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, अगर वो ओथ लेता है, जितनी भी ओथ की इबारत है उस इबारत में सिर्फ एक फिक्रा जो है ना वो उसका पुरमगज होता है, वो ये है कि मैं जाती मुफाद पर कौम के, मुल्क के, हुकूमत के मुफाद को तरजीह दूंगा। ठीक है, ये होता है, मैं सुन ले सर, ये है कि मैं जाती मुफाद पर मुल्क के मुफाद को तरजीह दूंगा। इन्होंने MOU साइन किए कि हम पेट्रोल को बढ़ाएंगे और हम डॉलर को 200 से ऊपर लेकर के जाएंगे, लेकिन इन्होंने ओथ की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने जाती मुफाद के लिए और अपनी पार्टी के मुफाद के लिए
हुकूमत के और मुल्क के मुफाद को पसे पुश्त डाल के इन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल को कम किया और आगे भी ये कहा कि हम बजट तक 30 जून तक इसका रेट नहीं बढ़ाएंगे, और वो लॉस इररिपेयरेबल लॉस था जिस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही थी और पाकिस्तान डिफॉल्ट करने को जा रहा था। मैं ये समझता हूं ये आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है इमरान न्याजी और उनके मिनिस्टर। मलिक साहब फरमाइए, मलिक साहब फरमाइए। आर्टिकल 6 तो लोगों ने मजाक बनाया आफत भाई। मैं तो कहता था लोगों को आर्टिकल 6 कभी पढ़ा भी है इन्होंने कि सिर्फ सुना ही है। तो दूसरी बात ये है कि देखिए ये तो तजर्बा का, ये तो खुद को बड़ा कहते थे कि हम तो पता नहीं हम फलां कर लेंगे। आफत भाई, इमरान खान पर दुनिया का एतमाद था, दुनिया के लोग, दुनिया की हुकूमतें, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान उस पर एतमाद करते थे। हमारा जो एक बहुत बड़ा, इसमें मैं समझता हूँ ओवरसीज जो पाकिस्तान को इसलिए ज्यादा पैसा भेजना शुरू हो गया क्योंकि पता है हमारा लीडर, हमारा जो वजीर है वो एक ईमानदार पाकिस्तानी इस वक्त बैठा हुआ है। सर मेरी बात का जवाब नहीं आ रहा। जिसकी वजह से हमने आप बाजवा साहब की बात का जवाब नहीं दे रहे सर। पैसा भी था और हमने महंगाई को भी कंट्रोल किया हुआ। सर आप बाजवा साहब की बात का जवाब नहीं दे रहे। जी जी, बाजवा साहब की बात का जवाब चाहिए हमें। कौन सी बात का? सॉरी, बाजवा साहब की बात आप सुन रहे थे या नहीं कि आप जी मैं बिल्कुल सुन रहा था जी। आप पर आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपने कौम के साथ धोखा किया, मुल्क के मफाद पर अपने मफाद को तरजीह दी। आर्टिकल 6 लोग पता नहीं शुगर में सुना हुआ है, इसको पढ़ा नहीं है किसी ने कि होता क्या है। इस तरह मुकदमे होते हैं। वो तो वहां को रिलीफ दे रहा था, वो तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए पे लेकर आया, वो तो जो सब्सिडी दे रहा था। बिजली की कीमत पे देख ले, वो हम लोग बड़े खुश थे, बड़े कंफर्टेबल थे अपने बिल की अदायगी में। अब आप जुलाई के बिल तो आने दें, आर्टिकल 6 तो इन पर लगेगा कि मुल्क के साथ गद्दारी तो ये लोग कर रहे हैं। बाजवा साहब, गद्दार ये लोग हैं जिन्होंने एक अमरीकी हुकूमत के पीछे, उन लोगों के पीछे मिलकर हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया। मलिक साहब ये तो दो मुख्तलिफ बातें हो गई। अभी आप फरमा रहे थे कि इंटरनेशनल ताकतें इमरान खान पर एतमाद करती थी। मलिक साहब मुझे ये बता दें, कोई चीज नहीं है यहाँ पे, कोई चीज ये मिलने बता नहीं है। दें कि इन्होंने कौन से आदमी धमाके किए थे, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था जो अमेरिका इनके खिलाफ हो गया। क्या क्या बताऊं, लोग बेचारे किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अच्छा बाजवा साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मलिक साहब आपने ऐसा कौन सा काम, कौन से एटमी धमाके किए थे जो अमेरिका के खिलाफ हो गया? यही तो इमरान खान का धमाका था कि वो पाकिस्तान की मशीयत को कोरोना के 2 साल के जो पूरी दुनिया में जो आपने देखा जो ट्रेजिक आई थी, उसके बावजूद वो हमारे मुल्क को एक ऐसी सिमत में ले जाने में कामयाब हो गया जो आने वाले सालों में इंशाल्लाह एशियाई टाइगर बनने वाला था। इनको यही चीज वारे नहीं थी। इनको पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा कर देगा। जब पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाता, पाकिस्तान को किसी की जरूरत ना रहती, तो इनकी तो अहमियत खत्म हो जाती। ये लोग तो सारी उम्र इन्होंने जितनी हुकूमतें की हैं, ये तो एक बैरून मुल्क के लोगों का आसरा लेके, सहारा लेके, यहूद और नसारा की क्या कहते हैं पांव पकड़कर ये हमारे मुल्क पर हुकूमतें करते रहे हैं। इनका तो हमारे मुल्क से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। हमारे मुल्क में आए हैं, ये हुकूमत करने के लिए है। तो मैं यही समझता हूँ कि यही इमरान खान में सबसे बड़ा ये जो इनके पीछे पड़े हैं कि ये हमारे मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देगा, एक ऐसा मुल्क बना देगा जहाँ बाजवा साहब मेरा ये सवाल है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपकी गवर्नमेंट PMLN इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है? जब IK का या इमरान खान साहब का कोई जलसा होने लगता है, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, नाजेबा जबान इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जब आप लोग जब PTI की हुकूमत थी तो वो PML को पूरा खुला हुआ देते थे कि आप जलसा करें, सब कुछ करें। आप लोग क्यों इनसिक्योर हो जाते हैं? मैं अर्ज करता हूँ हम तो कतई तौर पे इनसिक्योर नहीं है। हमने देखिए ना आज उनका जलसा वो करने जा रहे हैं और वो जलसा कर रहे हैं। हमने कोई हडल क्रिएट की है? बिल्कुल किया। अभी शेख रशीद साहब का सुबह बयान था कि हम रात को होके गए, उसके बाद चीजों की तोड़ फोड़ और वो सारे फ्लेक्स लगाने शुरू कर दिए नाजेबा जबान के साथ। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने।
शेख रशीद साहब की बात पे आप उनकी बात को मान रहे हैं। शेख रशीद साहब तो ऐसे बुज़दिल आदमी है कि आज तक टीवी टॉक शो, मेरी बात सुन ले सर, मैं गारंटी, मैं आर्गुमेंट करूंगा, मैं आपको आर्गुमेंट दूंगा। वो आज तक कभी किसी टॉक शो में किसी के सामने नहीं बैठ सकते, वो सिर्फ वन मैन शो करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। अच्छा देखिए, उन्होंने मनवा ली है ये बात जी कि मैं अकेला जो बोलूंगा कमाल बोलूंगा। हम शेख रशीद के मद्दार नहीं हैं, लेकिन टीवी चैनल्स फिर भी उन अकेलों की बात पर 1 घंटा लगाने को तैयार हैं। PMLN का कोई एक बंदा बता दें जिसपे 1 घंटे का शो किया जा सके। देखिए बात यह है कि मैं कहता हूं कि आप इस तरह करें ना, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है यकीनी तौर पे। जी ऑन एयर जा रही है, लाइव शो है जी। मुझे और शेख साहब को बुलवा लें, आपके चैनल पे आ जाएंगे और बैठ के बात करें। मलिक साहब कह रहे हैं, मलिक फारूक आवान कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने कोई भी लॉजिकल बात नहीं की, जो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं आया। मैं तो कभी जवाब है नहीं है, नून लीग के पास कोई जवाब नहीं है, किसी किस्म का जवाब नहीं है। सवाल था जिसका जवाब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इंटरनेशनल ताकतों को अपने साथ मिलाया, पाकिस्तान को एशियाई टाइगर बनने के लिए राहें हमवार की, और इन लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी क्योंकि इनको करप्शन का मौका नहीं मिलना था। देखिए बात ये है कि ये हो जाएगा, कर देंगे, गा गी गेज होती है ना, हैविंग नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये बता दें कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया। इन्होंने कहा कि हम 50 लाख घर देंगे, इन्होंने कहा था हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्होंने कहा था बैरून मुल्क से लोग आके यहाँ पे नौकरियां करेंगे, इन्होंने कहा था पाकिस्तान के पासपोर्ट की तरक्की करेंगे, इन्होंने कहा था हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, इन्होंने कहा था हम प्राइम मिनिस्टर हाउस की वहां पे यूनिवर्सिटी बना देंगे, इन्होंने कहा था हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे हेल्थ में और एजुकेशन में। इन्होंने पहले से कम बजट कर दिया। KPK में इनकी हुकूमत थी, वहां पहले से ज्यादा स्कूल जो प्राइमरी और मिडिल थे वो बंद कर दिए गए। जो पंजाब में कोई एक नई यूनिवर्सिटी, कोई नया कॉलेज, कोई नई एजुकेशन में नहीं कुछ कर सके। लोगों से इन्होंने 10 रुपए की बजाय 20 रुपए 50 रुपए फीस लेना शुरू कर दी। इन्होंने सिविल हॉस्पिटल में अद्वियात के पैसे और टेस्ट के पैसे लेने शुरू कर दिए। साहब बताएं क्या कहते हैं इस बारे में। तो ये मलिक साहब, मेरा ख्याल इनको तैयारी के साथ आना चाहिए था, शायद इनके इल्म में नहीं है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री 30 साल बाद माशाल्लाह उसकी ग्रोथ इतनी हुई, हजारों फैक्ट्रियां जो और फैसलाबाद में जिसको लुमे कहते हैं वो चलना शुरू हो गए, लाखों अफराद को वहां पे रोजगार मिला। बल्कि बड़े बड़े ब्रांड दुनिया के जिनका कपड़ा यहाँ से पाकिस्तान से बनना दोबारा शुरू होकर वहां पे जाना शुरू हुआ, जो सारी बातों की यहाँ पे देखा होगा कराची में एक अफराद जो मजदूर थे फैक्ट्री के बाहर, वो मुजाहरा कर रहे थे कि वो फैक्ट्री ऑनर ने अपना काम बंद कर दिया कि उसको मैशत की समझ नहीं आ रही कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नाफिज हुई है इसने क्या किया है। तो दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने पंजाब में मेरा इंस्टर 2 जिस तरह उन्होंने बनाया हॉस्पिटल, 5-6 बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने जा कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया सर, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसी तरह में हर जगह हमारा क्या कहते हैं तालीमी मुझे नाम बताएं कि कहाँ इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाई। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया मलिक फारूक आवान साहब का और बहुत शुक्रिया आसिम बाजवा साहब का। जी मैडम, थैंक यू सो मच। आबिद साहब मुझे ये बताएं कि कल इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया है अयाज मीर साहब वाला। क्लोजिंग इस वक्त ये कि हमें बस मजम्मत है, किसी पर भी हमला नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।